सो हेलो गाइस, ये हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है जो हिस्ट्री के पर्पज से भी और सिलेबस के पर्पज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मौर्य जो साम्राज्य था उसका और गुप्त साम्राज्य दोनों का ही बताया गया है कि और दोनों ही जो साम्राज्य अपने अपने टाइम पे काफ़ी समृद्ध साम्राज्य थे। और गुप्त वंश को तो हिंदुस्तान का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसमें दिखाया गया ये टाइम पीरियड, इसमें देख सकते हैं कि 600 जो ईसा पूर्व है और 600 जो ईसवी है, दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि ये ईसा से पहले का है और ये ईसा के बाद का है। जो मौर्य साम्राज्य था वो ईसा से पहले का था और जो गुप्त साम्राज्य था वो ईसा के बाद का था। शुरू करते हैं। जो जेम्स प्रिंसेप थे, उन्होंने 1830 में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाला, जो अशोक के अभिलेख जिस भाषा में लिखे गए थे उनका अर्थ निकाला कि उसमें क्या क्या बताया गया था। और इस काल में मौर्य साम्राज्य में 16 महाजनपद थे। महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें से सबसे मेन था मगध, कुरु, कौशल, पांचाल, गांधार, वज्जी, अवंती, ये सब प्रमुख थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण था मगध। उसके जो शक्तिशाली बनने के कारण काफ़ी थे, उसकी जो भूमि थी उपजाऊ थी, जंगलों में हाथियों की उपलब्धता थी, लोहे की खदानें थी, नदियों द्वारा यातायात किया जाता था, योगी शासक थे, सुरक्षित राजधानियाँ थी। बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से अशोक इस टाइम का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक माना जाता है, और अशोक के नाम के पहले ही महान अशोक लगाया जाता है या अशोक महान लगाया जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छे और शासक थे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। कि कोई कोई श्रीगुप्त को भी बोलते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से चंद्रगुप्त को मानते हैं। अब इन दोनों ही साम्राज्यों को क्या सोर्सेस हैं, तो सोर्सेस है मौर्य साम्राज्य की इंडिका है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जैन साहित्य है, और गुप्त का अभिलेख, सिक्के, इनके ज़्यादातर पुरातात्विक स्रोत हैं, और कुछ कुछ साहित्य भी हैं। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, बाद में राजगिरी कर दिया गया था। उज्जैनी, तौशिला, ये सब इम्पोर्टेंट जो शहर थे। चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था, और इसी टाइम पे सामंतवाद का उदय भी माना जाता है। दक्षिण में भी कुछ साम्राज्य उभरे थे जो चोल, चेर, पंड्या के नाम से जाने जाते थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपज बढ़ाने के लिए लोहे की फालों का प्रचलन होने लगा था, और इसी टाइम पे सिक्कों का भी प्रचलन होने लगा था। उच्च स्थिति में जो राजा देवी देवताओं के साथ जुड़ना स्टार्ट कर दिया था, और जो यातायात और जो साधन या व्यापार के जो साधन थे वो सभी नदियों के द्वारा किए जाते थे, और इसी वजह से इनका जो व्यापार था वो बाकी जगह भी फैला हुआ था। और उत्तर में अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक, बंगाल की खाड़ी से चीन तक आदि इन सब जगहों में पहुंचा हुआ था। गुप्त जो शासक थे उनके टाइम पे आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, क्योंकि सिक्कों की कमी हो चुकी थी। और फिर अभिलेख जो हमें मिलते हैं उसमें क्या कमियाँ होती हैं। अभिलेखों में काफ़ी कमियाँ होती हैं कि मतलब टाइम के साथ वो पुराने होते जाते हैं, अक्षर दिखते नहीं हैं, सही अर्थ नहीं निकलता है। और जो मौर्य साम्राज्य है वहाँ पे ज़्यादातर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं हमें, पुरातत्व। और जो कुषाण शासक थे वो अपने आप को देवपुत्र की उपाधि देते थे। उन्होंने चीन के जो शासक थे वो अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे। जनपद जो था एक भूमि का भूखंड होता था जहाँ पे लोग आके मतलब थोड़ा टाइम के लिए रहते थे, फिर वहाँ बस जाते थे। फिर आता है प्रयाग प्रशस्ति, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो इलाहाबाद स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, जिसको समुद्रगुप्त के राज्य कवि हरिश्चंद्र ने लिखा था। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सुदर्शन झील जो था का निर्माण मौर्य काल के टाइम पर हुआ था, राज्यपाल द्वारा किया गया था। और जो मुद्रा शास्त्र है, मुद्रा शास्त्र जैसे मुद्रा का अर्थ ही होता है सिक्का, तो मुद्रा शास्त्र का अर्थ है मुद्रा का अध्ययन। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था इस चैप्टर में यही था।